Yes, sir. Okay. Now, first unit, guys. First unit. Simple stress strain. सिंपल स्ट्रेस strain. तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक है और फर्स्ट मॉडल है या फिर फर्स्ट यूनिट है. ओके. सिंपल स्ट्रेस strain. तो सिंपल स्ट्रेस strain से पहले आपको क्या देखना पड़ता है जब भी आप मॉस सीख रहे हो. मॉस इज नथिंग बट स्ट्रेंथ ऑफ, यानी मॉस इज नथिंग बट सॉन्ग इज नथिंग बट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. मॉस इज नथिंग बट मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड. ओके. सो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड जब आप पढ़ रहे हैं, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड इज नथिंग बट सेम आप बोल सकते हो उसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. ओके. जब आप पढ़ रहे हैं तब आपको क्या देखना है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ यानी क्या है ये सबसे पहले आपको देखना है. व्हाट इज स्ट्रेंथ? ओके गाइस, सो व्हाट इज स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ यानी क्या है, सबसे पहले स्ट्रेंथ की डेफिनेशन आपको देखना है. सो व्हाट इज स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ इज नथिंग बट ability to resist external load. Ability to resist external load is nothing but a strength. Okay, लिख लो. Strength is equals to strength is equals to strength strength is equals to guys ability of material, ability of material, ability of material, ability of material, ability of material withstand external load, withstand external load against failure, withstand external load against failure, withstand external load against failure is known as strength, is known as strength. Okay. स्ट्रेंथ यानी क्या बोला मैंने कि एक्सटर्नल लोड के अगेंस्ट में जो भी रेजिस्टेंस देगा अगेंस्ट द फेल्यूर, दैट इज नथिंग बट ए स्ट्रेंथ. ओके. वो क्या है? स्ट्रेंथ है. नेक्स्ट उसका डेफिनेशन यानी दो, उसमें स्ट्रेंथ को अपन दो तीन तरीके से बोल सकते हैं. तो नेक्स्ट लाइन, स्ट्रेंथ इज अ प्रॉपर्टी, स्ट्रेंथ इज ए प्रॉपर्टी, strength is a property unconstant, strength is a property unconstant, strength is a property unconstant for a particular material, for a particular material, for a particular material. Okay. Next line again, the maximum stress developed, the maximum stress developed, the maximum stress developed a member at a failure, maximum stress developed in a member at a failure, at a failure, failure के वक्त ही maximum stress develop होगा, failure के वक्त ही maximum stress develop होगा. Okay. is called strength, is called strength. Okay. फेलियर के वक्त जो भी मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप हो रहा, दिस इज नथिंग बट अ स्ट्रेंथ. ओके. ये क्या रहेगा? आपका स्ट्रेंथ रहेगा. ओके. नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पार्ट. 1 मिनट गाइस. नेक्स्ट पार्ट स्ट्रेंथ देख लिया, देन स्टिफनेस. स्टिफनेस. अब स्टिफनेस क्या है बोलिए. स्ट्रेंथ मेरा, आप स्ट्रेंथ के नीचे लिखो दैट इज प्राइमरी क्राइटेरिया. स्ट्रेंथ क्या है आपका? प्राइमरी क्राइटेरिया है. काय के लिए? डिजाइन के लिए. मैंने सबसे पहले मैं जो भी देखूंगा सॉलिड्स में वगैरह, तो मुझे क्या देखना पड़ेगा? सबसे पहले स्ट्रेंथ देखना पड़ेगा.
और मेरा स्टिफनेस सेकेंडरी क्राइटेरिया, सेकेंडरी क्राइटेरिया फॉर डिजाइन। स्टिफनेस मैं सेकेंडरी क्राइटेरिया के लिए देखूंगा डिजाइन के लिए, और स्ट्रेंथ मैं प्राइमरी के लिए देखूंगा। पहले मैं स्ट्रेंथ देखूंगा, स्ट्रेंथ अगर बराबर है या नहीं है तो ही वो मटेरियल मैं चूज करूंगा, उसके बाद में उसके स्टिफनेस के लिए जाऊंगा। तो अभी स्टिफनेस यानी क्या गाइस, आपको अगर आपको अगर कुछ कंस्ट्रक्शन करना है या फिर कुछ मॉडल बनाना है, और वो मॉडल आपका स्टेबल रहने को ना, वो मॉडल आपका रिजिड जैसी दिखने को ना, तो आपको उसकी स्टिफनेस ज्यादा होना, आपको उसका स्टिफनेस ज्यादा होना। लेकिन अगर आपको कुछ फ्लेक्सिबल वाला बनाना है, यानी आपको आप वो हवा से भी इधर उधर हिल सकेगा, ऐसे आपको कुछ बनाना है, तो आपको क्या चाहिए, फ्लेक्सिबल मटेरियल चाहिए जिसका स्टिफनेस कम रहेगा, जिसका स्टिफनेस कम रहेगा। जैसे जैसे कि अगर आप आपने तो नहीं बनाया, लेकिन हमारे वक्त रहता था, हमारे वक्त हम धनुष्य बांध करके बनाते थे। तो हम क्या लेते थे, हम एक एक ये लेते थे, क्या बोलते हैं उसको, काड़ी, नदी पटा काड़ी, काड़ी लेते थे, उसको मोड़ते थे, मोड़ के उसको सूल बांधते थे, सूल बांध के अपन बांध बांध खेल लेते। तो वो जो काड़ी रहती थी, दैट इज नथिंग बट अ स्टिक, स्टिक जो रहती थी वो फ्लेक्सिबल रहती थी, वो फ्लेक्सिबल जैसी घूमती थी। ओके, तो उसका स्टिफनेस कम रहता था, उसका स्टिफनेस कम रहता था, इसलिए वो मुड़ती। लेकिन जब भी रिजिड के लिए, जब भी कोई रिजिड मटेरियल रहेगा, सपोज रिजिड मटेरियल इज नथिंग बट अ पेन है, पेन। तो पेन को मैं अगर इस तरह कर रहा हूं, तो ये डिफॉर्म हो रहा है क्या, डिफॉर्म हो रहा है क्या, डिफॉर्म बिल्कुल भी नहीं हो रहा। अगर उसकी जगह डिफॉर्म नहीं हो रहा, यानी फ्लेक्सिबल मटेरियल नहीं है, रिजिड मटेरियल है, उसकी जगह मैं ये बुक देख रहा, तो ये डिफॉर्म हो रही, इट इज नथिंग बट अ फ्लेक्सिबल मटेरियल। फ्लेक्सिबल है यानी इसका स्टिफनेस बहुत कम है एज कंपेयर टू दिस, एज कंपेयर टू दिस, इसका स्टिफनेस बहुत ज्यादा है। ये मटेरियल जो भी प्लास्टिक मटेरियल है, प्लास्टिक मटेरियल का स्टिफनेस बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट पेपर मटेरियल, एज कंपेयर टू दैट पेपर मटेरियल। तो स्टिफनेस यानी क्या, सबसे पहले आपको वो समझना पड़ेगा, स्टिफनेस यानी क्या। Stiffness is equals to ability, ability, stiffness यानी ability of a member, ability of a member resist deformation, resist deformation is called stiffness. अब डिफॉर्मेशन, रेजिस्ट डिफॉर्मेशन बोल, रेजिस्ट डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन यानी क्या कि मैं अगर कोई भी मेंबर पे एक्सटर्नल लोड लगा रहा, जैसे कि मैं ये पेन पे एक्सटर्नल लोड लगा रहा, तो ये डिफॉर्म नहीं हो रहा, डिफॉर्म नहीं हो रहा, तो यानी ये क्या है, ये स्टीफ है। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस पे लगाया, टैप पे अपने पेपर पे लगाया, तो पेपर इजीली डिफॉर्म हो रहा, तो ये रिजिड मेंबर नहीं है, यानी ये स्टीफर नहीं है, ये यहाँ पे इसकी स्टिफनेस बहुत कम है, बहुत कम है इन द दैट डायरेक्शन। बट अगर मैं इसको ऐसे खींच रहा, तो हो रहा क्या, डिफॉर्म नहीं हो रहा, ये डायरेक्शन में, पेपर की ये डायरेक्शन में इस तरह मैं खींच रहा, डिफॉर्म नहीं हो रहा, ये डायरेक्शन में पेपर की स्टिफनेस बहुत ज्यादा है। ओके, तो स्टिफनेस के ऊपर डिपेंड है कि रेजिस्ट डिफॉर्म यानी डिफॉर्मेशन रेजिस्ट करेगा या नहीं करेगा, वो क्या के ऊपर डिपेंड है, स्टिफनेस के ऊपर डिपेंड है। तो डिफॉर्मेशन क्राइटेरिया मैं क्या में लूंगा, मैं डिफॉर्मेशन सेकेंडरी चेक करूंगा। सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा, जो भी मटेरियल मैं यूज करने वाला हूँ मेरे बिल्डिंग्स के लिए, मेरे मॉडल्स के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले मैं चेक करूंगा स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ है या नहीं है। देन मैं जाऊंगा कहीं पे वो स्टीफर है या नहीं है, स्टीफर रहेगा तो स्टेबल रहेगा, स्टीफर नहीं रहेगा तो स्टेबल नहीं रहेगा, फ्लेक्सिबल जैसी मिलेगा। जैसे कि आप कोई भी झाड़ देखते हैं,
अगर झाड़ का ये यानी सपोज अगर झाड़ का जो वुड का जो भी ये पार्ट है, मेन पार्ट, अगर ये बहुत बड़ा है तो कितना भी विंड आने दो, विंड कितनी भी आने दो, ये सिर्फ पत्ते ही हिलेंगे, ये नहीं हिलेगा। लेकिन उसकी जगह अगर इस तरह का झाड़ है आपका, जिसका मूल खोड़ बनता अपन है, यानी मेन अपन खोड़ बोलते हैं, तो वो जो है वो अगर आपका कम है तो यहाँ पे अगर विंड आ जाएंगी तो विंड आने के कारण क्या होगा, ये इस तरह डिफॉर्म होगा, डिफॉर्म होगा, डिफॉर्मेशन होगा। ये इसका डिफॉर्मेशन होगा क्या, नहीं, इसका सिर्फ पत्ते का डिफॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मेन वुड डायमीटर है, मेन वुड डायमीटर बहुत बड़ा है और इसका मेन वुड डायमीटर छोटा है। हाँ, दोनों भी वुड ही है, पर इसका स्टिफनेस कम है, इसका स्टिफनेस कम है, इसका स्टिफनेस ज्यादा है। स्टिफनेस ज्यादा है, इसलिए ये कितना भी विंड आए तो भी डिफॉर्म नहीं हो रहा है। यानी एक ही विंड अपन कैपेसिटी पकड़ते हैं तो ये डिफॉर्म नहीं हो रहा, ये डिफॉर्म हो रहा है। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस डायमीटर इज कम, डायमीटर इज लेस, डायमीटर लेस है, इसलिए ये इधर उधर इधर उधर एंडुलेशंस हो रहा है। ओके, एंडुलेशंस क्यों हो रहा, क्योंकि उसका डिफॉर्मेशन कम। ओके, व्हाट इज गाइस, दैट इज स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस। समझा आपको? अब और एक्सप्लेन करो इसको प्लीज से सॉरी नो। यानी स्टिफनेस समझा, स्टिफनेस यानी क्या है कि अगर मेंबर की प्रॉपर्टी आपकी अच्छी है, यानी स्टिफ मटेरियल है, सेम वुड को ही माने दो, इसमें ये वुड मटेरियल इनकी है, दोनों सेम वुड ही है, लेकिन इसका डायमीटर कम है तो हाइट ज्यादा है, तो वो क्या हो रहा, डिफॉर्म हो रहा, यानी इसका स्टिफनेस कम है। इसका डायमीटर ज्यादा है, डायमीटर ज्यादा है, यानी आप ये बोल सकते हैं कि दैट इज D1 एंड दैट इज D2। तो D1 इज ग्रेटर 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 देन D2, इसलिए इसका स्टिफनेस जो है वो कम है और इसका स्टिफनेस ज्यादा है, क्योंकि D1 मेरा बहुत ज्यादा है, D1 मेरा बहुत ज्यादा है, इसलिए मेरा जो स्टिफनेस रहेगा इसका, ये ट्री का मेरा स्टिफनेस ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू दिस ट्री। समझा क्या? प्लीज से यस और नो। आप माइक ऑन, ओके ओके, माइक ऑन करके आप कर सकते हो। नेक्स्ट, अब ये स्ट्रेंथ हो गया, स्टिफनेस हो गया, उसके बाद assumptions। assumptions आपको 4 मार्क्स के लिए आते हैं। ऑफ मॉस और सॉन्ग भी बोलते हैं अपन यही सब्जेक्ट्स को। तो इसके assumption है, assumptions, first assumption, all the material considered solid and continuous। कंसीडर सॉलिड एंड कंटिन्यूअस। सॉलिड रहने को ना, पूरा पूरे मटेरियल सॉलिड रहने को ना कंसीडर, सॉलिड रहने को ना और कंटिन्यूअस रहने को, सॉलिड रहने को ना एंड कंटिन्यूअस रहने को। ये आपने आपका पहला assumption। ओके, यानी वहां पे क्या नहीं रहने को ना, नो वॉइड्स, यानी इसका ही मतलब रहेगा नो वॉइड्स, वॉइड्स यानी गड्ढे नहीं रहने को ना, नो क्रैक्स and no deflection, no voids, no cracks and no deflection। तभी ये कंटिन्यूअस रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा, डिफ्लेक्शन वगैरह कुछ भी, या फिर आप गैप, डिफ्लेक्शन भी नहीं रहेगा और नो गैप, नो गैप, नो गैप। तो ये पहला आपका एजम्पशन है कि सॉलिड एंड कंटिन्यूअस रहने को ना, काय का सॉल्व का। ओके,
तो आपका कोई भी मटेरियल है कंक्रीट, अगर कंक्रीट को मैंने पकड़ा तो कंक्रीट क्या रहेगा आपका, कंक्रीट आपका टोटली सॉलिड दिखने को ना, ऐसे आप अज्यूम कर रहे हैं, कंटीन्यूअस दिखने को ना, एंड उसमें क्रैक नहीं रहने को ना, वॉइड नहीं रहने को ना, डिफ्लेक्शन नहीं रहने को ना, गैप नहीं रहने। ओके, तो आप जब 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर का क्यूब बनाने वाले हैं, काय के लिए, कंक्रीट टेस्ट करने के लिए, कंक्रीट टेस्ट करने के लिए 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर का क्यूब बनाने वाले हैं आप। क्या के लिए बनाने वाले हैं आप, टेस्ट करने वाले हैं, यानी इसकी स्ट्रेंथ निकालने के लिए कंक्रीट टेक्नोलॉजी में। ओके, सो वहां पे कुछ भी वॉइड नहीं होना, कुछ भी क्रैक्स नहीं होना, और ना गैप होना मटेरियल्स के बीच में, मिक्स बराबर करके होने को ना, ये आपका पहला एजम्पशन होता है। आपका आपको ये सब में भी अगर प्रैक्टिकल्स है, अभी प्रैक्टिकल्स होंगे ऑफलाइन आपके, तो वहां पे भी आपको ये क्यूब टेस्ट करना है, कंप्रेशन टेस्ट। कंप्रेशन टेस्ट करना है इसके, तो क्या करना है, कंप्रेशन टेस्ट करना है। कंप्रेशन टेस्ट आप किसके ऊपर करोगे, ये क्यूब 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर का कंक्रीट का क्यूब के ऊपर आप करोगे, दैट इज कंप्रेशन टेस्ट ऑन कंक्रीट क्यूब, दिस कंक्रीट। ओके, ये रहेगा सेकंड एजम्पशन। सेकंड एजम्पशन second assumption, all materials are assumed to be homogeneous and isotropic. Homogeneous and isotropic. Okay, so homo यानी same, geneous यानी origin, isotropic यानी it is isotropic. Isotropic यानी again same, iso यानी same, tropic यानी directional property. Directional properties. Okay, तो आप बोलोगे अभी ये क्या है, homogeneous अनआइसोट्रोपिक क्या है, वन है, लिख लिया था ना आपने, मैंने मिटा दिया इसे, ऐसा लो, लिख लिया था ना आपने, साक्षी रचना। यस सर। सो देखो ये all materials are assumed to be homogeneous and isotropic. All materials are assumed to be homogeneous and isotropic. अभी homogeneous क्या है और isotropic क्या है ये देखो। Consider this body. ये बॉडी में कोई कहीं पे भी आप देख रहे हैं तो आपको हर जगह पे सेम स्ट्रेस दिख रहा है, सिग्मा 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 ही दिख रहा है, सेम स्ट्रेस दिख रहा है। तो ये क्या है, सेम स्ट्रेस इन सेम डायरेक्शन, स्ट्रेस वैल्यू भी सेम, तो दिस इज नथिंग बट होमोजेनियस। होमोजेनियस सभी पॉइंट पे, सभी पॉइंट में एक ही डायरेक्शन में आपको सेम स्ट्रेस दिखा, एट ऑल पॉइंट अबाउट एनी पॉइंट, any point, properties are same, that is homogeneous.
properties are same, that is homogeneous. Example, iron, gold, etc. Okay. Next, isotropic. सपोज ये बॉडी है, यहाँ पे मेरा एक पॉइंट है, तो यहाँ पे सभी डायरेक्शन में आपको एक ही स्ट्रेस दिख रहा है, सिग्मा 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 सिग्मा। यहाँ पे मैं दूसरा पॉइंट ले रहा, तो यहाँ पे सिग्मा 1 दिख रहा मुझे, सिग्मा 1 दिख रहा मुझे, सिग्मा 1 दिख रहा मुझे, सिग्मा 1 दिख रहा। यहाँ पे मैं तीसरा ले रहा तो सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा 2 दिख रहा, सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 2। यानी क्या, हर एक पॉइंट पे आपका स्ट्रेस चेंज हो रहा, लेकिन हर डायरेक्शन में एक ही है। कोई भी डायरेक्शन में आप देख रहे तो क्या है, एक ही है। सभी डायरेक्शन के लिए क्या है आपका स्ट्रेस एक ही है। In all directions stress are same. All directions stress are same. Okay, लेकिन एक ही पॉइंट पे, यहाँ पे क्या था मेरा, यहाँ पे कोई भी पॉइंट पे आप लेके जा रहे हैं तो क्या हो रहा, कोई भी पॉइंट पे आप लेके जा रहे हैं तो सभी पॉइंट पे आपको सेम स्ट्रेस की वैल्यू दिखती है। दैट सिग्मा इज नथिंग बट स्ट्रेस। ओके, तो सभी पॉइंट पे आपको एक ही स्ट्रेस की वैल्यू दिख रही और एक ही डायरेक्शन में दिख रहा, दैट इज होमोजेनियस। बट यहाँ पे क्या कैसे है कि आप आइसोट्रोपिक पे कोई भी एक पॉइंट पे अगर करोगे तो सभी डायरेक्शन में आपका एक ही स्ट्रेस दिखेगा। जैसे यहाँ पे सिग्मा 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 दिख रहा है, यहाँ पे सिग्मा 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 दिख रहा है, यहाँ पे सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा 2 दिखेगा, यहाँ पे मैं ऐसे कुछ करूंगा तो सिग्मा 3 सिग्मा 3 सिग्मा 3 दिखेगा, लेकिन हर एक डायरेक्शन। दैट इज आइसोट्रोपिक, दैट इज आइसोट्रोपिक। अबाउट वन पॉइंट properties are same in all directions. All direction. Example, fine grain sand, रेती, फाइन ग्रेन सैंड मुझे आपकी रेती, नदी बटा रेत। ओके, रेत रहेंगी आपकी फाइन ग्रेन सैंड, फाइन वाले लेंगे। ओके, सुपीरियर, तो वो आपका क्या रहेगी, तो वो आइसोट्रोपिक मटेरियल रहेगी। एंड आयरन, देन गोल्ड, एल्यूमिनियम, कॉपर, आप अभी क्वेश्चन आपको आया नहीं, आयरन मैंने क्या में लिखा, होमोजेनियस में भी लिखा, आयरन और गोल्ड मैंने क्या में लिखा, आइसोट्रोपिक में भी लिखा। तो आयरन गोल्ड होमोजेनियस भी है और आइसोट्रोपिक भी है, लेकिन ऐसी जरूरी नहीं कि जो भी होमोजेनियस मटेरियल है वो आइसोट्रोपिक रहेंगे और जो भी आइसोट्रोपिक मटेरियल है वो होमोजेनियस मटेरियल। ये मटेरियल की स्टडीज देख रहे हैं आप। ओके, मटेरियल की स्टडीज देख रहे हैं। मटेरियल की स्टडीज में पहला आपने पॉइंट लिखा है क्या, एक कंटीन्यूअस रहने वाला, सॉलिड एंड कंटीन्यूअस रहने वाला, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट अपन ने क्या देखा कि होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक रहने वाला, ये सेकंड असम्पशन है। सेकंड असम्पशन होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक। तो होमोजेनियस क्या है, होमोजेनियस ये है कि सभी पॉइंट्स आपके एक ही डायरेक्शन में अगर सेम वैल्यू देगा, कोई भी पॉइंट पे एनी पॉइंट पे सेम वैल्यू देगा तो सेम प्रॉपर्टीज रहेंगी। और यहाँ पे एट अ वन पॉइंट प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शंस, ये आपका आइसोट्रोपिक। ओके, ये आपका आइसोट्रोपिक। लेकिन अभी आपको जो भी क्वेश्चन है होमोजेनियस मटेरियल, कुछ बोला क्या आपने, नहीं ना, नो, all the homogeneous material need not be isotropic and vice versa.
Need not be isotropic and vice versa. It need not be isotropic and vice versa. Can I erase this? लिख लिया आपने? इरेज करूं क्या? ये आपको 4 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, assumptions of form, ओके? आपको ये सब पूछना, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन पूछेगा नहीं पूछेगा उसके ऊपर आप मत जाओ, आप कंसेप्ट के ऊपर जाओ, आप कंसेप्ट क्लियर रहने होना तो बेटर रहेगा कि क्या रहता है, यानी होमोजेनियस क्या रहता है, आइसोट्रोपिक क्या रहता है, कंसेप्ट क्लियर रहने तो ओके। नेक्स्ट होमोजेनियस आइसोट्रोपिक को रहेगा, देन ऑल होमोजेनियस मटेरियल, ऑल होमोजेनियस मटेरियल विल नॉट बी आइसोट्रोपिक और वाइस वर्सा। अब आइसोट्रोपिक प्लस होमोजेनियस, अब क्या करेंगे? आइसोट्रोपिक प्लस होमोजेनियस मटेरियल क्या होगा वो देख लेते हैं। आइसोट्रोपिक प्लस आइसोट्रोपिक प्लस होमोजेनियस। In all design, design, we consider all the material are homogeneous and isotropic. अब आप बोलेंगे इन ऑल डिजाइन, अरे ये डिजाइन क्या है? डिजाइन या नहीं, आप जब इंजीनियर बन के निकल जाओगे तब आप क्या करोगे? आप डैम्स डिजाइन करोगे, आप हाउसेस डिजाइन करोगे, आप रोड्स डिजाइन करोगे, तो सब कुछ आप डिजाइन करोगे यानी उसके थिकनेस, उसका मटेरियल क्या लग रहा है, उसका एस्टिमेट क्या हो रहा है, ये सब कुछ आप निकालने वाले, आप निकाल जाओ। तो वहां पे जो भी मटेरियल मैं यूज कर रहा हूं वो मटेरियल मेरे कौन से रहेंगे? आइसोट्रोपिक एंड होमोजेनियस। ऐसी कौन बोल रहा है? आपका सॉन्ग बोल रहा है। सॉन्ग में अपन क्या निकाल रहे हैं? उसकी स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं कि स्ट्रेंथ कितने रहेगी, उस पे स्ट्रेसेस क्या क्या एक्ट होंगे, वो सब कुछ हम सॉन्ग में निकालने वाले हैं, मॉस में निकालने वाले हैं। ओके, क्या क्या निकालने वाले हैं कि उसकी स्ट्रेंथ क्या रहेगी, उसकी स्टिफनेस क्या रहेगी, उसके ऊपर स्ट्रेसेस क्या है, इसकी स्टडी करने वाले हैं, इसकी स्टडी करने वाले, डीपली स्टडी करने वाले। फिर इसकी स्टडी हो जाने के बाद फिर हम आरसीसी के लिए जब अपन जाएंगे, हम जाएंगे रेनफोर्स कंक्रीट डिजाइन के लिए जब हम जाएंगे तब इस पे जो भी लोड आ रहा वही लोड, यानी जो आपके मटेरियल पे लोड आ रहा कितना लोड वो कैरी कर सकता, तो उसके लिए जो भी सेक्शन रहेगा, सेक्शन यानी डेप्थ और विड्थ, वो हम डिजाइन करने वाले हैं। ठीक, बाय हेल्प इन दिस, ये इसका हेल्प लेके हम जाने वाले। इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या रहेगी, वो मटेरियल की स्ट्रेंथ जानना जरूरी है, इसीलिए आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इसीलिए आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। मटेरियल की स्ट्रेंथ जानो, उसके बाद उसका एनालिसिस करो, यानी आपका मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर रहेगा, वो मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर दैट इज नथिंग बट ऐसे स्ट्रक्चर एनालिसिस। तो वो सब्जेक्ट हो जाने के बाद फिर आप क्या के लिए जाओगे? आप आरसीसी के लिए जाओ, रेनफोर्स कंक्रीट डिजाइन, ओके, रेनफोर्स कंक्रीट डिजाइनिंग के लिए जाओगे। लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है कि मटेरियल जो भी हम यूज करने वाले हैं उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो परफॉर्म किस तरह करेगा, ये तो आपको पता रहने को ना, इसीलिए आप क्या सीख रहे हैं? और वो जो भी मटेरियल अपन एज्यूम कर रहे हैं तो वो मटेरियल मेरा क्या रहने को ना, वो मटेरियल मेरा आइसोट्रोपिक एंड होमोजेनियस है, आइसोट्रोपिक एंड होमोजेनियस है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट थर्ड थर्ड एसम्पशन, अब आइसोट्रोपिक एंड होमोजेनियस में अगर आप एग्जांपल यानी मैं बॉडी ले लेता, यहाँ पे सभी डायरेक्शन में मेरे जो भी स्ट्रेस है वो मेरे स्ट्रेस क्या रहेंगे? सेम रहेंगे।
सभी डायरेक्शन में, सभी इसके लिए मेरे स्ट्रेसेस क्या रहेंगे, स्ट्रेसेस मेरे सेम रहेंगे, स्ट्रेसेस क्या रहेंगे मेरे सेम इन ऑल डायरेक्शन। ओके, थर्ड assumption is self weight is ignored। अब थर्ड एजम्पशन क्या किया आपने, सल्फेट आपने निग्लेक्ट कर दिया, सब सल्फेट आपने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। काय का सल्फेट इग्नोर कर दिया, आपके इसके आने वाला जो भी सल्फेट है, काय में आने वाला सल्फेट है आपके यानी मटेरियल में आने वाला जो भी सल्फेट है वो आपने निग्लेक्ट कर दिया। दैट इज योर थर्ड एजम्पशन। यानी इसको क्या बोलेंगे हम, इनिशियल वेट, इनिशियल सल्फेट is ignored। इनिशियल सल्फेट इज ignored। आपको दिख रहा है ना ये पूरा का पूरा साक्षी, पूर्ण दिसता है कि हे होता है म्हणजे काय ब्लर आहे, खूप छोटा आहे, फॉन्ट साइज छोटा आहे, दिसतंय सर। तुम्ही एनलार्ज करू शकता, त्याला झूम करू शकता, झूम आउट झूम इन करू शकता स्क्रीनला, स्क्रीन रोटेट करून झूम आउट झूम इन रोटेट करा तर फुल स्क्रीन दिसणार, आणि झूम आउट झूम इन करू शकता। जर तुम्हाला नाही दिसत असेल तर झूम आउट झूम इन करू शकता। ओके, नेक्स्ट, इनिशियल सल्फेट इज इग्नोर्ड। ओके, आप उसको ही क्या कर सकते हैं, लैटर कंसीडर डायरेक्टली आप एक्सटर्नल लोड करके कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका ये क्या रहेगा, नेक्स्ट एजम्पशन क्या रहेगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल is valid। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज वैलिड। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यानी क्या है, अल्जेब्रिक सम ऑफ वेरियस पैरामीटर is the resultant। यानी क्या, एग्जांपल सपोज ये मेरा यहाँ पे एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे इस तरह लोड लग रहा है, ये पहला W लग रहा, देन मोमेंट लग रहा, देन W पर मीटर के लिए। ओके, तो अभी मैं क्या करूंगा, इसका सबसे पहले मैं W ले लूंगा, W के लिए मेरा क्या रिएक्शन सारे वो निकाल, देन मैं क्या का इफेक्ट पकड़ूंगा, प्लस मोमेंट का इफेक्ट, देन प्लस मैं यूडीएल का इफेक्ट, ओके यूडीएल का इफेक्ट पकड़ूंगा, और इसका रिजल्ट मेरा ये टोटल जो भी निकलेगा मेरा रिजल्ट, तो इसका इन तीनों का सब्मिशन इज इक्वल्स टू 10, ये मेरा अल्टीमेट हो जाएगा। ओके, इसके लिए मैं सबसे पहले देख लूंगा, देन इसके लिए देख लूंगा, देन इसके लिए देख लूंगा, यानी अलग अलग कैलकुलेट करूंगा, अलग अलग कैलकुलेट करके जो भी मेरा नेट रिजल्टेंट रहेगा, दैट नेट रिजल्टेंट इज दिस, नेट रिजल्टेंट आपका, ओके नेट रिजल्टेंट आपका ये रहेगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जब भी आप रिएक्शन निकालते हैं तब आप क्या करते हैं, सबसे पहले रिएक्शन निकालते हो कि दिस W, ये W यानी समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस करेंगे, ये W पे ऐड करेंगे, फिर आप ये W इनटू L करोगे, रिएक्शन में आपका ये नहीं आएगा, क्या मोमेंट नहीं आएगा समीशन ऑफ फोर्सेस में, लेकिन टेकिंग मोमेंट आप जब करोगे तो ये मोमेंट भी लोगे कपल,
प्लस ये लोड लोगे, प्लस ये यूडीएल इंटू लेंथ, जितनी भी लेंथ है वो लोगे। तो ये अलग अलग आप कर रहे हैं, यानी ये पहले ये कर रहे हैं, देन ये कर रहे हैं, देन ये कर रहे हैं। तो इन तीनों का एडिशन आप अलग से कर रहे हैं, इसीलिए आप क्या कर रहे हैं, अलजेब्रिक सम ऑफ वेरियस पैरामीटर्स कर रहे हैं। यानी क्या हो रहा है आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज वैलिड, दैट इज फोर्थ our assumption, fourth assumption. Then next, fifth assumption. Fifth assumption. और ये कहां पे वैलिड रहेगा, इट इज वैलिड फॉर ओनली हुक्स लॉ। हुक्स लॉ जहां तक वैलिड है वहां तक। हुक्स लॉ कहां तक वैलिड रहेगा आपका, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्केल। वैलिड फॉर लिमिटेशन है इसका, लिमिटेशन है, दैट इज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्केल। ये यहां पे स्ट्रेन है, यहां पे स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। तो ये क्या रहेगा आपका, हुक्स लॉ रहेगा। तो हुक्स लॉ भी वैलिड रहेगा, इट इज फॉर applying the superposition principle, the member must be linear elastic। अब ये लीनियर इलास्टिक क्या है, ये यहां से यहां तक लीनियर इलास्टिक है। लीनियर इलास्टिक है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। स्ट्रेन डायग्राम हम जब सीखेंगे तब आपको मैं लीनियर इलास्टिक क्या है, नॉन लीनियर इलास्टिक क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। नॉन लीनियर इलास्टिक है, इसके फर्दर जब अपन जाएंगे तब ये फ्लोर में आएगा, तो ये नॉन लीनियर इलास्टिक तक हो गया। यहाँ पे ये लीनियर इलास्टिक कहां तक रहेगा, जहां पे हुक्स लॉ इज वैलिड रहेगा, जहां पे प्रोपोर्शनलिटी लिमिट रहेगा, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक वैलिड रहेगा, प्रोपोर्शनलिटी। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट लास्ट assumption, लास्ट assumption। Saint Bernard principle is valid। सेंट बेनेट प्रिंसिपल क्या बोलता है आपको, कि concentrated load cause the stress concentration। यानी आप डायरेक्टली लोड लोड अगर आप इस तरह लगा रहे हैं तो इस तरह कुछ कंसंट्रेशन होगा। ओके, तो ये मत लगाओ ऐसी, आपको सेंट बेनेट बोलता है। सेंट बेनेट क्या बोलता है कि इसके ऊपर आप एक प्लेट लगाओ, के ऊपर आप एक प्लेट लगाओ, प्लेट के ऊपर आप एक फोर्स लगाओ, पी फोर्स लगाओ, पी लोड लगाओ। ये करो, ये ऐसी कौन बोलता है आपको, सेंट बेनेट बोलता है। ये मत करो, डायरेक्टली लोड अप्लाई मत करो, क्योंकि फेलियर रीजन कौन सा हो जाएगा, ये फेलियर रीजन हो जाएगा। अभी फेलियर रीजन कौन सा होगा मेरा, ये टोटल फेलियर रीजन होगा, यानी टोटल एरिया ऑफ द मटेरियल वो आपका क्या होगा, वो आपका कंज्यूम होगा। अगर आपने प्लेट लगा के किया, प्लेट नहीं लगा के किया, तो जो जहां पे आप कंसंट्रेट कर रहे हैं वही एरिया सिर्फ और सिर्फ आपका फेलियर के लिए रीजनेबल यानी रीजन रहेगा। सिर्फ और सिर्फ इतना ही एरिया मेरा फेल होगा, सबसे पहले फेल होगा। ओके, और इतनी एरिया पे स्ट्रेस आ रहा है, टोटल एरिया कंज्यूम नहीं कर रहा हूं, टोटल एरिया कंज्यूम नहीं कर रहा। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने प्लेट अप्लाई कर दिया तो टोटल एरिया कंज्यूम कर रहा, टोटल एरिया कंज्यूम कर रहा है। दैट्स व्हाई सेंट बेनेट प्रिंसिपल वैलिड है। तो सेंट बेनेट प्रिंसिपल वैलिड है, तो लोड कैसे लगाना है आपको, लोड आपको एक प्लेट के ऊपर लगाना है। तो ये हम यूज कहां करने वाले हैं, कॉलम में यूज करने वाले, तो कॉलम में यूज करने वाले। तो ये क्या बोलता है, कॉन्सेंट्रेटेड
load causes stress. Concentration causes stress. Concentrated load causes stress. Concentration increase stress level. Concentration increase stress develops. तो ये यूज करो, ये यूज मत करो, इस तरह का यूज करो, आपका क्या होगा, कंसंट्रेशन बराबर लगेगा, कंसंट्रेशन बराबर लगेगा। तो ये हो गया आपके, क्या हो गया, ये assumptions हो गए। assumptions के बाद हम देखते हैं अभी स्ट्रेस क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ स्ट्रेस एंड प्रेशर, ओके, एंड लोड, ये सब हम देखने वाले हैं। ओके, वेक्टर क्वांटिटी क्या रहती है, स्केलर क्वांटिटी क्या रहती है, ये सब हम देखने वाले हैं। ओके, कैन आई रीड दिस? हो गया तुम्हारा लिख के? Yes. What is stress? Stress denoted by sigma. क्या है स्ट्रेस? स्ट्रेस यानी जो भी आप लोड लगा रहे हैं, वो लोड का जो भी रिएक्शन लगेगा, वो रिएक्शन है स्ट्रेस। दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट कांटेक्ट एरिया भी बोल सकते हैं, पर यूनिट कांटेक्ट एरिया भी बोल सकते हैं। स्ट्रेस, स्ट्रेस इज टेंसर क्वांटिटी, स्ट्रेस इज टेंसर क्वांटिटी। ओके, एग्जाम के पहले वाले दिन दिमाग में बहुत स्ट्रेस रहता है। ओके, बहुत स्ट्रेस क्यों रहता है? एग्जाम में पढ़ाई की है वो याद आने को होना, तो स्ट्रेस रहता है। ओके, तो वो स्ट्रेस क्यों रहता? क्योंकि आप वो लेते करके, यानी आप वो स्ट्रेस लेते, आप वो सोचते, इसलिए आपका वो स्ट्रेस आता एग्जाम के पहले वाले। ओके, स्ट्रेस फ्री अगर है, आपने टेंशन लेना बंद कर दिया, तो स्ट्रेस फ्री रहेंगे। तो वैसे ही अपने मटेरियल पे आप अगर लोड डालोगे, तो मटेरियल क्या लेगा, मटेरियल इनर स्ट्रेस लेगा, मटेरियल क्या लेगा, इनर स्ट्रेस लेगा। ओके, इनर स्ट्रेस लेगा। नाउ इनर स्ट्रेस लेगा यानी क्या, जैसे कि दैट इज अ स्ट्रेस, ये क्या है मेरा स्ट्रेस, रेजिस्टेंस दे रहा हूं, तो वो इनर स्ट्रेस डेवलप होगा। और यहाँ पे जो भी हो रहा, यहाँ पे मेरा प्रेशर, प्रेशर होगा, बाहर के साइड प्रेशर लगा, इनर के साइड वो रेजिस्टेंस क्या दे रहा, स्ट्रेस दे रहा। ओके, तो इसलिए इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया इज नथिंग बट स्ट्रेस एंड प्रेशर। इट इज an action, it is an action applied force per unit area, applied force per unit area, scalar quantity, pressure is not acting in the one direction, प्रेशर सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन से नहीं लगेगा, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। अभी प्रेशर क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और मेरा
स्ट्रेस क्या है, टेंसर क्वांटिटी। और प्रेशर कहाँ पे लगेगा, जहां पे आप अब जो ये एरिया है, यूनिट एरिया को क्या बोल सकते हैं आप, ये यहाँ से यहाँ तक आपका कांटेक्ट एरिया लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक आपका ये कांटेक्ट एरिया लग रहा है। तो ये कांटेक्ट एरिया पे क्या लग रहा है, अभी यहाँ पे प्रेशर लग रहा, और ये क्या दे रहा है आपका, इधर स्ट्रेस दे रहा। बॉडी क्या दे रहा, बॉडी जो भी है ये बॉडी क्या दे रहा, स्ट्रेस दे रहा, और ऊपर से क्या लग रहा, प्रेशर लग रहा। क्या लग रहा, प्रेशर लग रहा। ओके, so this is the basic difference between pressure and stress. Next unit, units for both. SI system, पास्कल यानी पीए बोलते हैं अपन, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, फर्स्ट पास्कल, देन किलो पास्कल, kPa is equals to 10 raised to the power 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, या फिर आप इसको बोल सकते हैं किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट मेगा पास्कल, MPa 10 raised to the power 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर is nothing but kilo 10 raised to the power 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर is nothing but न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये भी लिख सकते हैं। अब न्यूटन पर mm स्क्वायर कैसी, मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर कैसी, कि 10 raised to the power 6 न्यूटन mm का स्क्वायर करने के लिए डिवाइड बाय 1000 mm, यानी मीटर का mm में करने के लिए डिवाइड बाय 1000। अब मीटर का mm क्या हो गया, मीटर स्क्वायर है इसलिए mm स्क्वायर करना पड़ेगा, इसलिए अगेन 1000, तो दैट 1000 गेट कैंसिल, यानी क्या बचा, न्यूटन mm स्क्वायर। ठीक, न्यूटन mm स्क्वायर। तो आप एम्पीयर को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, न्यूटन mm स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड 10 to the power 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड 10 to the power 3 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि k क्या है आपका, k is equals to 10 to the power 3 है, m is equals to 10 to the power 6 है, g is equals to 10 to the power 9 है, and t is equals to 10 to the power 12 है। ये याद रखना पड़ेगा आपको, ये तीन तो याद ही रखना पड़ेगा। ओके ओके ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट what is scalar quantity, what is vector quantity and what is tensor quantity। नहीं, पहले जीपीए नहीं देखा ना मैंने, जीपीए, जी क्या बोला है मैंने, 10 to the power 9, 10 to the power 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज पास्कल। ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दैट इज नथिंग बट पास्कल। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 10 to the power 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 10 to the power 6 डिवाइड होता, इसलिए 10 to the power 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर लिख सकते हैं। और आप क्या लिख सकते हैं, 10 to the power 6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। इतना सब कुछ आप लिख सकते हैं, जीपीए। ओके, देन नेक्स्ट स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी दैट इज मैग्नीट्यूड प्लस नो डायरेक्शन, यानी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, डायरेक्शन नहीं है उसमें। वेक्टर क्वांटिटी, एग्जांपल स्केलर के पहले एग्जांपल ले लो, प्रेशर, डेंसिटी, एनर्जी, मास एंड वर्क। The next vector quantity,
मैग्नीट्यूड प्लस वन डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी क्या हो गया, मैग्नीट्यूड प्लस वन डायरेक्शन। एग्जांपल फोर्स एंड वेट। वेट क्या होता, साक्षी वेट क्या होता, वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। ग्रेविटी कहां पे रहती है, टूवर्ड्स डाउनवर्ड टू द अर्थ, डाउनवर्ड टू द अर्थ रहती है ग्रेविटी, मास इनटू ग्रेविटी। अब ग्रेविटी आपका क्या है, ग्रेविटी मास यानी क्या होगी, क्वांटिटी होगी, मास यानी क्या होगी आपकी क्वांटिटी होगी, ग्रेविटी यानी क्या होगी आपका जो भी नीचे आपका ग्रेविटी टुवर्ड्स द अर्थ के लिए आपका ग्रेविटी रहेगा। और ग्रेविटी कितनी रहेगी, 9.81। ग्रेविटी इज नथिंग बट व्हाट, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मास इनटू एक्सेलरेशन इज नथिंग बट अ फोर्स, फोर्स इज नथिंग बट, यानी ये कहां पे देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the force, that is Newton's second law, that is Newton's second law। यहाँ पे बोला गया वहां से ही मेरा वेट, वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी है, मास इनटू ग्रेविटी, तो वही मेरा वेट है। नेक्स्ट थर्ड, व्हाट इज टेंसर, व्हाट इज टेंसर, टेंसर क्वांटिटी, व्हाट इज टेंसर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड plus more than one direction, more than one direction, more than one direction, that is क्या रहेगा आपका वेक्टर क्वांटिटी रहेगा, मुझे टेंसर, टेंसर रहेगा, that is nothing but a टेंसर। तो स्ट्रेस मेरा टेंसर है, स्ट्रेस मेरा टेंसर, ओके, स्ट्रेस मेरा टेंसर है। तो इसके बाद हम कर लेते हैं, यहाँ तक हम लिख लो, इसके बाद का क्लास अपन कल की क्लास में लेते हैं। 1 मिनट।